नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के भाग मापन का पाठ मापन का भाग 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि मापन के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ समय और ताप की मापन किस प्रकार से की जाएगी और अगर हमें क्षेत्रफल और द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि मापन एक आवश्यक मानवीय प्रक्रिया है और ये हमारी प्रतिदिन की आवश्यक दक्षताओं में से एक है और जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि भौतिक राशि कौन कौन सी हो गई, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया। इन सब राशियों को इनको हम आसानी से माप कर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसे भौतिक राशि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि को एक निश्चित उसका एक परिमाण को हम मानक मान लेते हैं और उस मानक को हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। मापन की जो सर्वमान्य प्रणाली है उसे एसआई प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहा जाता है। ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोमीटर, सेकंड और केल्विन है। और लंबाई की माप के लिए हमने किन उपकरणों का प्रयोग किया था? जैसे कि लंबाई नापनी हो तो स्केल, इंच टेप, मीटर की छड़, इसका उपयोग हमने लंबाई की मापन में किया था। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राचीन काल में तो लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो किस तरीके से वो समय का मापन करते रहे होंगे? और समय की माप भी हमारे लिए क्यों इतनी आवश्यक है? अगर हमें सुबह समय से उठना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो हमें समय का पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप समय पे अपने कार्य को कर पाएंगे। तो आपने कभी ये सोचा कि पुराने ज़माने में जब ऐसी घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग किस तरीके से समय की माप करते थे? कभी सोचा है? आइए इसको समझते हैं। तो पुराने ज़माने में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग प्रायः आसमान में सूर्य की स्थिति को देख करके समय का पता लगाते थे। सूर्य की आकाश में क्या स्थिति है उसकी स्थिति को समझने के लिए पुराने समय में लोग सूर्य घड़ी या सन डायल का प्रयोग करते थे और इसके अतिरिक्त बालू घड़ी का भी प्रयोग समय की माप में किया जाता था। तो अब इसमें कैसे हम इसको समझते हैं, आइए देखते हैं कि जो सूर्य घड़ी होती थी, इसमें आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्राचीन समय में बनी हुई सूर्य की घड़ियां या सन डायल हैं। तो इन सूर्य घड़ी में छाया किस पर पड़ रही है, सूर्य की किस पोजीशन पर सूर्य की जो छाया है यहाँ कहाँ पर पड़ रही है, उस स्थिति को देख करके हम समय का पता लगाते थे कि ये सुबह का वक्त है, ये दोपहर का वक्त है, ये शाम का वक्त है, ये रात का वक्त है। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में लोग सूर्य घड़ी या फिर बालू की घड़ी, इसकी सहायता से समय का पता लगाते थे। फिर धीरे धीरे जब मानव की प्रगति हुई और मानव ने घड़ी का आविष्कार किया तो घड़ी की सहायता से समय का मापन शुरू हो गया। तो समय की माप से जो तात्पर्य है वो ये है कि काल अंतराल से है, यानी समय की माप से तात्पर्य काल अंतराल है कि हम कितना समय, कितना काल अंतराल को माप रहे हैं, वो बेसिकली समय की माप है। समय की माप हम प्रायः सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, घंटा में करते हैं, दिन में करते हैं, माह में कर सकते हैं या वर्ष में कर सकते हैं। और समय का मानक मात्रक जो है बच्चों वो सेकंड है। इसको आप याद रखिएगा कि समय का मानक मात्रक जो है वो सेकंड होता है। और प्रायः आपने देखा भी होगा कि समय की माप के लिए हम विभिन्न प्रकार की घड़ियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो दीवार घड़ी हो, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या फिर अलार्म की घड़ी हो, और आजकल तो डिजिटल घड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है समय की माप करने के लिए। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हमने समय को किस तरीके से घंटा, मिनट, सेकंड इस तरह से इसको विभाजित किया है? तो समय का विभाजन किस प्रकार से किया गया, आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हमने एक दिन माना कैसे।
पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को हमने एक दिन मान लिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगाती है उस समय को हमने एक दिन मान लिया। उसके बाद पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसको हमने 365 दिन या एक वर्ष मान लिया। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर जो एक पूरा चक्कर लगाया उस समय को हमने एक दिन मान लिया जब वो अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने की जो समय है उसको हमने एक वर्ष मान लिया। उसके बाद इस एक वर्ष को हमने बच्चों 12 माह में माना और 365 दिन मान लिए कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके साथ एक दिन को हमने 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में और एक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित कर दिया। यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरीके से हमने पूरे समय का विभाजन कर लिया, और इसकी माप विभिन्न प्रकार की घड़ियों के द्वारा की जाती है। और आजकल बच्चों डिजिटल घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इन डिजिटल घड़ियों में अगर आप देखें तो आपको घंटा, मिनट के साथ साथ सेकंड भी अंकों में दिखाई देता है। तो डिजिटल घड़ियां आजकल बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि आपको उसमें घंटा, मिनट और सेकंड पूरी अच्छी से भली प्रकार से दिखाई देता है। और जब खेल कूद होती है तो खेल कूद में मान लीजिए कि अगर कोई रेस हो रही है, 100 मीटर की रेस हो रही है, रेस चल रही है, और हमें यह पता करना है कि किस खिलाड़ी ने 100 मीटर की रेस को कम से कम समय में पार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में हम किसका समय की माप किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तब हम विराम घड़ी या स्टॉप वॉच की सहायता से इसकी माप करते हैं। और विराम घड़ी की सहायता से हम ये माप लेते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अगर 100 मीटर का रास्ता है तो कम से कम कितने समय में उस 100 मीटर तक पहुंच गया। जैसे ही खिलाड़ी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है हम घड़ी बंद कर देते हैं, इसलिए इस घड़ी को विराम घड़ी कहा जाता है, और इसके द्वारा हम समय की माप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने समय को किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं जान लिया। अब बच्चों ताप का मापन अगर हमें करना हो तो उसके लिए आइए एक गतिविधि है, इसको समझते हैं। अब बच्चों इस गतिविधि में आप क्या देख रहे हैं कि 3 विभिन्न प्रकार के बर्तन लिए गए हैं, 3 बर्तन लिए गए हैं, और इन 3 बर्तनों में एक में ठंडा जल है, एक में गर्म जल है और एक में सामान्य जल है। तो अब हम इस गतिविधि में अपने स्पर्श इंद्रियों के सहायता से यह जानेंगे कि कौन सा जल गर्म है, ठंडा है या सामान्य है। तो अब इस प्रयोग में हम ताप को जांचने का कार्य कर रहे हैं अपनी स्पर्श इंद्रियों की सहायता से। तो इस गतिविधि में बच्चों क्या हुआ कि जो एक बर्तन है जिसमें कि ठंडा जल है उसमें मैंने अपना बायां हाथ डाल दिया, दूसरा बर्तन जिसमें गर्म जल है मैंने उसमें अपना दाहिना हाथ डाल दिया, मतलब एक में बायां डाल दिया, एक में दाहिना हाथ डाल दिया। एक में गर्म जल था, एक में ठंडा जल था, तो मैंने अपने दोनों हाथ को दोनों अलग अलग पानी में डाल दिया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, उतना ही हो जिसमें आप आसानी से अपना हाथ डाल सके। तो अब बच्चों जब क्या हुआ कि एक बीकर में मैंने ठंडा जल लिया, एक बीकर में मैंने गर्म जल लिया और उन दोनों में अपना हाथ डाला, और कुछ समय के पश्चात जब मैंने हाथ अपना निकाला और फिर मैंने दोनों हाथ एक सामान्य जल में डाल दिया। तो अब आप देखते हैं कि जब हमने गर्म जल में डाला था तो हमें तुरंत पता लग गया था कि वो गर्म है, ठंडे में डाला तो हमें ठंडा पता लग गया, स्पर्श इंद्रियों ने हमें बता दिया। लेकिन जब हमने हाथ सामान्य जल में, अपने वही दोनों हाथ जब सामान्य जल में डाल दिए तो जो हाथ गर्म जल में था उसको वो पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। और जो हाथ मेरे ठंडे जल में था अगर मैं उस सामान्य जल में डालती हूँ तो वो सामान्य जल मुझे गर्म लगेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर पूर्णतः निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि इस गतिविधि द्वारा हमने ये जाना कि सिर्फ स्पर्श इंद्रियों की सहायता से ही ताप का मापन करना सही नहीं है, क्योंकि
पहली स्थिति में हाथ ठंडा जल और गर्म जल का अनुभव कर रहा था, लेकिन जब सामान्य जल में हाथ डाला गया तब ये पाया गया कि जो हमारा हाथ ठंडे जल में था उसको वो सामान्य जल कैसा लगने लगा, गर्म लगने लगा, और जो हाथ ठंडे जल में था उसको वो गर्म जल में था उसको वो जल सामान्य ठंडा लगने लगा। तो इस तरीके से हम पूर्णतः अपनी स्पर्श इंद्रियों पर ताप के मापन के लिए निर्भर नहीं कर सकते। तो ताप के मापन के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है जिससे कि हम वास्तविक रूप से उस पदार्थ का क्या तापमान है इसकी ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो अब ताप का मापन की कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी अर्थात उष्णता की माप उसके ताप से की जाती है। ताप के मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी कहते हैं। और इसका मानक मात्रक क्या है? इसका मानक मात्रक केल्विन है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ताप का मानक मात्रक केल्विन है, लेकिन ताप का मापन और भी मात्रकों द्वारा किया जाता है, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये भी ताप को मापने के अलग अलग मात्रक हैं। तो अब हम जानेंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में किस प्रकार से ताप को मापा जाता है। और ताप मापने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो थर्मामीटर, जिसे आप ये कह सकते हैं तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। तो आइए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं ताप के विभिन्न मात्रकों के बारे में। तो 3 मात्रक हो गए ताप के। 3 कौन कौन से मात्रक हो गए? एक तो सेल्सियस हो गया, सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सी से, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सी से दर्शाते हैं, तो ये सेल्सियस है, ये भी ताप का मात्रक है। दूसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम एफ से दिखाते हैं, डिग्री यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो यहाँ हम एफ से दिखाते हैं। तीसरा हो गया केल्विन। केल्विन को हम के से दर्शाते हैं। तो 3 मात्रक कौन कौन से हो गए ताप के? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये 3 तापमापी रखे गए हैं। एक आपका फ़ारेनहाइट को दिखा रहा है, एक सेल्सियस को दिखा रहा है, केल्विन को दिखा रहा है। तो सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा, तो अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो बच्चों, ताप के कौन कौन से विभिन्न मात्रक हो गए? एक हो गया सेल्सियस, एक हो गया फ़ारेनहाइट, एक हो गया केल्विन। तो ये विभिन्न स्केल्स हैं जिस पर हम ताप का मापन करते हैं। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, जिसके माध्यम से हम ताप का मापन करते हैं। अगर आप इस चित्र में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 तापमापी रखे गए हैं। एक फ़ारेनहाइट की स्केल दर्शाता है, एक सेल्सियस की और एक केल्विन की। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल आप देख सकते हैं। सेल्सियस में अर्थात जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और अगर केल्विन में उसको देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में परिवर्तित करना है तो आप उसमें 273 जोड़ देते हैं। यानी कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध है जिसको हम एक सूत्र की सहायता से पता कर सकते हैं। तो वो संबंध क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में? C/5 बराबर होता है F-32/9 के। ये 9 यहाँ पर आएगा। तो क्या हो गया संबंध? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इसकी सहायता से क्या होगा बच्चों कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप जो भी डिग्री सेल्सियस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको आपको केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 या 273 जोड़ देंगे, तो सेल्सियस केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी तापमान को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर आप केल्विन में पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ताप के 3 मात्रक हो गए, 3 स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। और निम्न सूत्र की सहायता से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप ये सूत्र याद रखिएगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9।
9। तो इससे आप केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं ताप को। इसके बाद बच्चों, सामान्यतः आप सभी ने घर में देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी को भी बुखार होता है तो माँ अक्सर इसी तापमापी, जो ये आपको साधारण तापमापी दिख रहा है जिसे आप डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें कई सारे ग्रेजुएशंस या खांचे दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सेल्सियस दर्शा रहा है, तो इसमें कितनी स्केल होती है, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की ताप आप इसमें कर सकते हैं। तो वह तापमापी, अब हम एक अंतर समझ लेते हैं कि डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर है। सबसे पहला तो आप मेरे हाथ में ये देखिए, ये जो आप तापमापी देख रहे हैं ये तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर या सामान्य थर्मामीटर जो आपके घरों में होता है, आपने देखा होगा, वो ये है। दूसरा, ये तापमापी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है। और अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर कि जिस थर्मामीटर की सहायता से डॉक्टर शरीर के ताप का मापन करते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, जो कि ये थर्मामीटर है। ये क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। अब इसकी सहायता से हम कितना ताप माप सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का ताप जो है वो हम इस तापमापी की सहायता से माप सकते हैं। और मानव के शरीर का अगर सामान्य ताप हो तो वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मानव शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला तापमापी की। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये प्रयोगशाला तापमापी है और इसमें हम कितने से कितना ताप माप सकते हैं, तो इससे हम माप सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक के किसी भी द्रव का तापमान जो है हम इस प्रयोगशाला तापमापी की सहायता से माप सकते हैं। तो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले तापमापी को हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं और इसकी सहायता से हम एक -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के तक के ताप को हम माप सकते हैं और इसे हम सेल्सियस तापमापी भी कहते हैं। क्यों इसे सेल्सियस तापमापी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज जो थी वो एंड्री सेल्सियस ने की थी और एंड्री सेल्सियस की खोज के कारण ही प्रयोगशाला तापमापी को हम सेल्सियस तापमापी भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई, अगर प्रयोगशाला में जो भी विभिन्न द्रव हैं उनकी माप करनी हो तो आप प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, इसे सेल्सियस तापमापी भी कहते हैं। अगर घरों में अगर आपको कोई किसी को बुखार हो रहा है उसकी माप करनी हो तो हम डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई डॉक्टरी तापमापी की और प्रयोगशाला तापमापी की। लेकिन बच्चों, आपने देखा होगा कि जब से न्यूज़ में आता है तो आपको मौसम का हाल भी बताया जाता है कि कितना डिग्री तापमान अधिकतम गया, कितना न्यूनतम गया, तो उसकी माप कैसे करते हैं। तो मौसम की अगर तापमान की जो जानकारी है उसके लिए जो तापमापी यूज किया जाता है वो होता है 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमापी। तो मौसम की अगर जो जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उसमें 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि ताप का मापन हम कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर हमें किसी वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितना स्थान घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये छोटा सा डब्बा है, इसने कितना स्थान घेरा, इसका जो ये पृष्ठ है उस पृष्ठ ने कितना स्थान घेरा तो वो उसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी। तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हमें ज्ञात हो तो हम किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ में एक आयत है, आयत मान लीजिए से इसकी हमें लंबाई a दी गई है, चौड़ाई b दी गई है। तो ये एक आपका आयताकार या चतुर्भुज का स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई आयताकार वस्तु है उसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम लंबाई और चौड़ाई की पहले माप पता करेंगे और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर लेंगे तो वह उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि किसी आयताकार अगर कोई वस्तु है उसकी अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तो हम उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
आइए विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल समझते हैं। मान के लीजिए ये आपकी विभिन्न आकृतियां यहाँ दी गई हैं। जैसे कि पहली आकृति आयत है, तो आयत की हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का जब आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें क्षेत्रफल आयत का प्राप्त हो जाता है। अगर कोई वर्ग दिया गया है, वर्ग है जिसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल सामान्य है, समान तरीके से निकलेगा, जो उसकी भुजाएं हैं उनका गुणा कर देंगे। यानी कि अगर कोई वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, तो ये उसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लीजिए ए भुजा है तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ से आया? ए इंटू ए से। अगर कोई वृत्त दिया है, मान लीजिए कोई सर्कल है, वृत्त है, उसके अगर आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका सूत्र है पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में पाई क्या है? पाई का मान, बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि पाई का मान जो है वो 3.14 होता है, या आप इसको कह सकते हैं 22/7। तो पाई का मान हमेशा निश्चित होता है। और पाई है क्या? किसी भी वृत्त की जो परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो सदैव निश्चित होता है। तो पाई जो है वो परिधि और व्यास के अनुपात है, तो पाई का मान सदैव निश्चित होगा। चाहे बड़ा सर्कल लीजिए चाहे छोटा सर्कल लीजिए, पाई का मान निश्चित होता है। और पाई जो है 3.14 कहिए, या आप इसे 22/7 भी कह सकते हैं। तो पाई का मान निश्चित हुआ तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सूत्र की सहायता से। अगर किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एयर, हेक्टेयर, डेसिमल, एकड़। आपने अक्सर सुना होगा कि उनके 1 एकड़ का खेत है, उनके घर में 4 एकड़ है, तो वो एकड़ कैसे आप उससे निकाल रहे हैं? तो ये भी एक मात्रक है किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। एक एयर की बात करते हैं तो एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर के, 100 मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, यहां पर होना चाहिए था। और एक हेक्टेयर क्या होता है? वो 100 एयर के बराबर होता है। जैसे अभी मैंने एक एयर बताया था, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर के। तो एक हेक्टेयर बराबर होगा कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर के। डेसिमल भी आपकी क्षेत्रफल मापने की इकाई है। एक डेसिमल होता है 40 मीटर स्क्वायर के बराबर, एक एकड़ बराबर होता है 100 डेसिमल के, और एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़ के। बच्चों इसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको कभी भी क्षेत्रफल निकालने को आए कि आप एयर, हेक्टेयर, डेसिमल में निकालिए, तो ये आपको मीटर में जो दिया गया है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और आसानी से आप इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आयतन की। मान लीजिए कि आपने चित्र में देखा ये 3 डब्बे दिए गए हैं, अलग अलग इनकी आकृति है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न किस डब्बे में होंगे। तो जाहिर सी बात है जो डब्बा बड़ा आपको दिखेगा उसमें पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा होंगे। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा डब्बा कितना बड़ा है, तो इसका हम मान कैसे जानेंगे? तो आयतन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आयतन की क्या है? किसी वस्तु द्वारा दिए गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। अब जैसे पॉपकॉर्न हमने डब्बे में डाला, जो पॉपकॉर्न का डब्बा था, तो उस कितना स्थान उस पॉपकॉर्न ने घेरा, इसका पता हम लगा सकते हैं उसके आयतन के द्वारा। यानी कि कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है वही उसका आयतन होता है। और आयतन का मात्रक जो है वो घन मीटर होता है। इसको बच्चों याद रखिएगा, घन मीटर होता है। जैसे कि क्षेत्रफल का जो मात्रक था वो वर्ग मीटर था, यहां पर हम बात कर रहे हैं आयतन की, तो घन मीटर है। इसे घन मीटर या मीटर क्यूब भी लिखा जाता है। कैसे लिख सकते हैं? घन मीटर लिख सकते हैं या मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब विभिन्न आकृतियों की आयतन की गणना हम कर सकते हैं अलग अलग सूत्रों की सहायता से। तो अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर एक आपने माचिस की डिबिया ली और एक ईंट ली, तो जाहिर सी बात है कि माचिस की डिबिया का जो आयतन होगा वो ईंट के आयतन से कम होगा, क्योंकि उनका आकार अलग अलग है। तो अगर हमें आयतन निकालना हो विभिन्न आकृतियों का, तो उसके लिए हम विभिन्न सूत्रों की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे कि घन है। घन क्या होता है? जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर हमें आयतन निकालना हो तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का क्यूब। तो यानी भुजा एक क्यूब हो गया, तो वो आपका घन का आयतन हो गया। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा।
भुजा की घात 3 कह दीजिए, तो वो आपका आयतन हो गया। अगर आप घनाभ है, घनाभ में क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अलग अलग होती है। अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो किसी भी घनाभ का आयतन हम किस सूत्र से निकाल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई द्वारा। और गोले का आयतन भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं, जो सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जहां पर अर्धव्यास की त्रिज्या है और पाई का मान 3.14 है। तो इस तरीके से हम विभिन्न आकृतियों के आयतन की माप कर सकते हैं। अब बच्चों, ये तो हो गई ठोस की बात, लेकिन द्रव का तो आकार निश्चित नहीं है, तो हम द्रव के आयतन की माप कैसे करेंगे। तो द्रव की आयतन की अगर हमें माप करनी होती है तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों या मापक बर्तनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन हैं, और इन बर्तनों की सहायता से हम द्रवों की माप कर सकते हैं, यानी द्रवों को आयतन में मापकर बेचा जाता है। अधिकांश द्रवों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल है, इसके द्वारा हम कम से कम 100 ml तक के द्रव की माप कर सकते हैं। इसकी हमें माप करनी हो तो 250 ml तक के द्रव की माप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खांचे खिंचे हुए होते हैं, तो उससे हम माप सकते हैं कि हमने कितना लीटर में माप की जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लीटर में हम द्रवों के आयतन की माप करते हैं। द्रव की बात कर रहे हैं तो लीटर में होगा, तो द्रवों के अगर आयतन हम नापेंगे तो उसे लीटर में नापेंगे। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000। इसको अगर आप सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीलीटर 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है उसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं, यानी हम आयतन जो नाप रहे हैं वो धारिता के अनुसार नाप रहे हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का चित्र है। घन मीटर या घन सेंटीमीटर में हम ज्यादातर ठोस का माप आयतन नापते हैं, लेकिन अगर हमें द्रव के आयतन की माप करनी है, यानी द्रव तरल की माप करनी है, तो उसको हम लीटर में नापेंगे। और पानी के बहाव को नापने की जो इकाई है वो क्यूसेक है। याद रखिएगा बच्चों, पानी के बहाव की अगर मापने की इकाई है उसे हम क्यूसेक में नापते हैं, उसका मात्रक क्यूसेक है। और ये चित्र विभिन्न मापक बर्तनों का है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न धारिता वाले बर्तनों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के द्रवों का आयतन माप सकते हैं। उसके बाद बच्चों, मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग, कौन कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार की चीजों को मापने में करते हैं। जैसे कि पहला है स्केल, इंच टेप और मीटर छड़। अगर हम इसकी उपयोग कर रहे हैं तो इससे हम लंबाई की माप करेंगे। तराजू, बाट, भौतिक तुला, पेन बैलेंस, अगर ये दिया है तो इससे हम क्या नापेंगे, द्रव्यमान की नाप करेंगे। विराम घड़ी हो, टेबल घड़ी दी गई हो, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी दी गई हो, तो इससे हम समय की माप करेंगे। थर्मामीटर दिया गया हो तो आप जानते ही हैं किसकी माप करेंगे, ताप की माप करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई मापक बर्तन दिया गया है तो आप क्या, एक द्रव की आयतन की माप करेंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के हम उपकरणों की सहायता से विभिन्न प्रकार की माप कर सकते हैं। जैसे कि इंच टेप हो गया है तो इससे लंबाई नापेंगे, तो लंबाई का मापन हो जाएगा, द्रव्यमान की माप हो जाएगी, समय की हो जाएगी, ताप की हो जाएगी, आयतन की हो जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार के आपके उपकरण दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम मापन करते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, समय मापन की सर्वमान्य प्रणाली एसआई प्रणाली है। समय का जो मानक मात्रक है वो सेकंड है। अगर हमें ताप का मापन करना है तो वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में करते हैं, लेकिन ताप का मानक मात्रक केल्विन होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और समय का मानक मात्रक सेकंड होता है। क्षेत्रफल का अगर मात्रक वर्ग मीटर होता है। अगर ठोस का आयतन निकालना है तो उसका मात्रक घन मीटर होता है। घन मीटर या घन सेंटीमीटर में हम ठोस का आयतन निकालते हैं, और अगर तरल का आयतन निकालना होता है तो उसे हम लीटर में मापते हैं। तो बच्चों, आज आपने जो सीखा उसका हम आकलन भी कर लेते हैं। ये आपके समक्ष एक मिलान दिया गया है जिसमें स्तंभ का, स्तंभ खा में आयतन, क्षेत्रफल, समय, लंबाई और ताप दिए गए हैं, और आपको इसको मिलान करना है स्तंभ खा से। तो आयतन के साथ क्या जाएगा, आप बताएंगे कि क्या ताप मापी जाएगा, क्या घंटा जाएगा, या घन मीटर, एयर, किलोमीटर। अगर आयतन की बात कर रहे हैं तो घन मीटर हो गया। क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से ये आपको हल करना है, और आप इसे जरूर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब बच्चों, आज आपका गृह कार्य क्या है कि बच्चे मानक उपकरणों और उनके उपयोग की सूची बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
बच्चे थर्मामीटर की सहायता से गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय या मट्ठे का ताप ज्ञात करेंगे और उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का प्रकरण बच्चों यहीं समाप्त होता है और अपने आप गृह कार्य को जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।